ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। समझ गए? तो मैं क्या लिखवाऊंगी, मैं लिखवाऊंगी कि हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं जिनमें वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और ऑपोजिट है, तो वह एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डाइपोल पढ़ा है? डाइपोल मोमेंट कभी पढ़ा है? केमिस्ट्री में पढ़ा था ना? क्या था डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट को याद कराने के लिए ना मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि NH3 और NF3 में किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो वही वाला डाइपोल मोमेंट यहीं पे पढ़ना है। व्हाट इज़ डाइपोल? पहले डाइपोल की बात करता है। डाइपोल होता है जब दो इक्वल चार्ज बट अपोजिट नेचर के, ठीक है, कैसे चार्ज होने चाहिए, दो इक्वल चार्ज होने चाहिए। ऑपोजिट नेचर मतलब एक अगर पॉजिटिव है और एक कैसा है, नेगेटिव, और वो बहुत छोटे से डिस्टेंस पे रखे गए हैं, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, तो उस सिस्टम को हम डाइपोल कहेंगे। तो अगर इधर मैंने प्लस क्यू रखा हुआ है और इधर मैंने माइनस क्यू रखा हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस सिस्टम को मैं क्या कहती हूँ, डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब अपोजिट नेचर, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, दैट्स माई डाइपोल। बट याद रखेंगे डाइपोल में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम का मतलब समझ रहे हो? एक बार बोर्ड पे देखें, HCl की बात करते हैं। HCl पढ़ा है तुम लोगों ने क्या? Cl पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव। नेगेटिव थोड़ी होता है, इनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है ना, तो आप नेगेटिव कैसे बोल रहे हो, पार्शियली नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत कम। आप एक मॉलिक्यूल की बात करो जो आपको दिखाई नहीं देता, तो आप सोचो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम। तो HCl एक डाइपोल है। समझ गए मेरी बात? तो डाइपोल में दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। जर्नली हम इनके बीच के डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए मेरी बात? जर्नली हम इनके बीच के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2a। इस 2a को रिप्रेजेंट करने का बस एक ही लॉजिक है कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो मुझे मिड पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मुझे इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस किसी एक चार्ज से चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, a। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ईजी हो जाता है, अदरवाइज a/2 लेना पड़ेगा, पर a/2 लेने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस हमने ईजी बनाने के लिए इनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया। समझ गए? तो डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो डाइपोल के। हाँ बताया तो था, जब एंटर करे तो नेगेटिव, जब निकले तो पॉजिटिव। तो नंबर नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर है, बट हम नेगेटिव और पॉजिटिव से ये दिखा रहे हैं कि वो एंटर करेगा या लीव करेगा, ठीक है। चले लिखे, लिखो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ equal charge, pair of equal and opposite point charge placed at short distance, opposite point charge placed at short distance, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिख लो HCl, ठीक है, एग्जाम्पल HCl। मेरे को ना एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे दिमाग में। मैंने ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? है, कैसे पता? सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? क्या ये यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म क्यों है या नहीं है? किसने हाँ बोला? हाँ, क्यों नहीं है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? टेंजेंट नहीं, डायरेक्शन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम, और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए,
इधर देखो, इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये रही, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये रही, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की मतलब है कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी। यहाँ देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन यही है, इस पॉइंट पे यही है, इस पॉइंट पे, दैट्स व्हाई इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया। सही है गलत है? लेट इट बी पॉजिटिव चार्ज, लेट इट बी नेगेटिव चार्ज। सही है, चार्ज रखा है ना, है तो डाइपोल, पर डाइपोल के इधर चार्ज इधर भी चार्ज है, क्या इन पे कुछ फोर्स लगेगा? लगेगा। हमने पढ़ा है कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखते हो तो उस पर क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। सही बात है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को रखा जाए तो उन चार्ज पे क्या लगने लगता है? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में पढ़ा है ना हम लोगों ने ये। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगने लगता है? फोर्स। और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू ई। ये वो चार्ज है जिस पर फोर्स निकाल रहे हो। सही है ना? पक्का? बस मेरे को जो समझाना है वो अब आएगा। चलो जी बताओ, इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट राइट? क्यों? नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सही है गलत है? यही होता है ना, यही था ना रूल हमने पढ़ा था। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन में होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा क्या? पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? समझ आ रही है मेरी बात? रिपीट करनी है कि ये बात? यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रही हूँ जिस पे बोर्ड का क्वेश्चन आया है, मैं इतना टाइम पास यूँ ही नहीं कर रही हूँ, कोई रीज़न है इस पर भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने डाइपोल उठा के रख दिया, इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज है, इस पर मेरा पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में लगता है और पॉजिटिव पे जो लगता है वो सेम डायरेक्शन में लगता है। सही है गलत है? अब मुझे ये बताओ, क्या दोनों पे फोर्स बराबर लग रहा है या अलग अलग लग रहा है? फोर्स का फॉर्मूला कितना है? Q इंटू ई। इस पर भी चार्ज Q, इस पर भी चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए बराबर, यानी इस पे 10 न्यूटन है, इस पे भी 10 न्यूटन है, सेम लाइन पे लगे हुए हैं, ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। समझ गए ना मेरी बात? इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? समझ गए मेरी बात? दोबारा समझाऊं क्यों लग रहा है? क्योंकि साफ देख रहे हो, फोर्स कौन सी क्वांटिटी थी? वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है? एक फोर्स ऐसे लग रहा है, उसी लाइन पर ना ये लग रहा है, सेम लाइन ऑफ एक्सिस है, ये 10 न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है, तो अपोजिट है तो ये माइनस हो गए, तो आपने नेट फोर्स क्या बोल दिया? 0। समझ गए मेरी बात? तो अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे रख दूं तो उस पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। समझ गए मेरी बात? हाँ, अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। इस कंडीशन में मेरे पास नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। समझ आ रही है मेरी बात? दोबारा समझाऊँ क्या? ऐसे नोट बना के से लिखो, जरा आगे पढ़ना, नोट बना के से लिखो, यही नोट में लिखना है। हटा दूँ? हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट चलिए, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? कोई भी एक चार्ज और इनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। व्हाट इज P? द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज, चाहे प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो,
और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, रिप्रेजेंटेड बाय P। डाइपोल बेटा जब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव का तो रोल ही नहीं होता है ना। माइनस और प्लस चार्ज से तो डायरेक्शन फाइंड की जाएगी ना, मैग्नीट्यूड में थोड़ी माइनस प्लस लेना है। मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड से वैल्यू पे काम करेगा ना, तो ये माइनस प्लस क्यों लिखना, सिर्फ क्यों लिखना है ना, और क्यों तो दोनों बराबर ही होंगे ना। मैंने कहा डाइपोल क्या है, दो इक्वल चार्ज होने चाहिए डाइपोल में। तो अगर ये 2 का है तो ये भी 2 का है, ये 10 का है तो ये भी 10 का है, ये 50 का है तो ये भी 50 का है। मैंने बोला डाइपोल की डेफिनेशन क्या है, दो इक्वल बट ऑपोजिट नेचर के चार्ज को जब आप बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रख देते हो तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइपोल। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? तो डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट है इनमें से कोई भी एक चार्ज और उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। समझ आ गई मेरी बात? डायरेक्शन देखता है, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये हो गई मेरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? इस डायरेक्शन के बिहाफ पर भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं बोर्ड्स के, तो लिखो पहले डाइपोल मोमेंट, हेडिंग डालो डाइपोल मोमेंट, लिखो डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट of one charge and the distance between the charges, ठीक है। कोई दिक्कत? तो लिख लो रिप्रेजेंटेड बाय P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, whose direction is from negative charge to positive charge, इसका वेक्टर फॉर्म लिख लेना, ठीक है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर बनाना है, तो मेरे को वेक्टर पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। अभी क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया था मैग्नीट्यूड के लिए, अभी मुझे वेक्टर क्वांटिटी बनाना है तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या लेना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दैट्स वाई ए वेक्टर, इसका कोई रोल नहीं है, बस मैं समझा रही हूँ। यूनिट बताएगा कोई पी की? यूनिट चार्ज यूनिट कूलम मीटर, तो लिख लो यूनिट इज कूलम मीटर। एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत मतलब टाइम पास ही है पर मैं चाह रही हूँ करवा लूँ। लिखो कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, ऑफ अ डाइपोल whose charges are plus minus 2 microcoulomb and they are separated by 2 millimeter। चलिए क्वेश्चन कर देना, जल्दी से आंसर निकाल दो कितना आ रहा है। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9। किसी का और कोई आंसर आ रहा है? आंसर फ्रेंड्स, आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन में टाइम बीत गया। सर जी आंसर। चलिए, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, Q इंटू 2A, यही था ना। चलिए Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को चेंज कर लिया मैंने, -6 लगा दिया। अब मल्टीप्लाई में 2 लिखूंगी फिर A लिखूंगी, सही है क्या? A मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को चेंज कर दिया, सही गलत फ्रेंड्स? सही है ना? Q की वैल्यू ये रही
2 ये रहा, A ये रहा, है ना? यही गलती है। मैंने अभी जब डाइपोल मोमेंट लिखवाया तो मैंने बोला था ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। मैंने लिखवाया था डाइपोल मोमेंट है कोई भी एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। तो आपने उनके बीच का डिस्टेंस 2a माना था, दैट्स वाई आपने 2a लिखा। समझो मेरी बात को। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? कोई एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। तो तुमने एज्यूम कर रखा है ना उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, तो अभी मेरे क्वेश्चन में उनके बीच का डिस्टेंस तो 2 मिलीमीटर ही है ना, तो ये 2 क्यों आएगा? उनके बीच का डिस्टेंस तो 2 × 10⁻³ है। समझ गए मेरी बात? तो ये आंसर कितना आएगा? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। डायरेक्शन भी साथ में लिखोगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हाँ, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? रिपीट करना है। अब करें एक बोर्ड का क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी थी। चलिए, 3 चार्जेस है, ठीक है? 3 चार्ज दिख रहे हैं, एक को A पर, एक को B पर और एक को C पर रखा गया है, ठीक है? और ये ABC की इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यू हैव टू फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट निकाल के देना है मुझे, जल्दी से निकाल के दे देना बच्चों। उसकी ज़रूरत क्या है? मैंने तो नेट डाइपोल मोमेंट पूछा ना। अच्छा, मान लो कि जो एक डाइपोल बनेगा उसका डाइपोल मोमेंट P है, तो नेट डाइपोल मोमेंट मुझे P की टर्म में निकाल के दे दो। चलो ये भी छोड़ो, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस A है, अब निकाल दो, छोड़ो। लेट द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज A, एंड ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबका डिस्टेंस A हो गया। डाइपोल मोमेंट तो तब निकालोगे ना जब डाइपोल बनेगा। सही है गलत? आप डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हो, डाइपोल बनाया ही नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है? इधर +q इधर -2q है। मैंने कहा था सेम चार्ज होने चाहिए। यहाँ पे 2 डाइपोल बन रहे हैं, किसी को दिख रहे हैं 2 डाइपोल? दिखे किसी को? इधर कौन सा चार्ज है? +q, एक -q, बन गया एक डाइपोल। इधर कौन सा चार्ज है? +q, -q, एक डाइपोल ये बन गया। ऐसे डाइपोल क्रिएट करोगे। समझे मेरी बात? ये -2q है ना, एक -q इसके साथ डाइपोल बनाएगा, एक -q इसके साथ डाइपोल बनाएगा। समझ गए मेरी बात? रिपीट करें? ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं ठीक से बनाती हूँ। एक डाइपोल मेरा यहाँ पे बन रहा है -q +q, और एक डाइपोल मेरा इधर बन रहा है -q +q। पहले डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख लें। चलिए बताइए, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? नीचे। अभी बोला डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? -q to +q। मान लेती हूँ उसका डाइपोल मोमेंट P1 है, 2 बनाने हैं ना इसे, है ना? चलिए, -q +q, इसका डाइपोल मोमेंट कितना मान लूँ? नीचे ही तो होगा, सही है? मैंने क्या पूछा था? नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? P net is equals to P1 plus P2। सही है गलत है? क्या? वो भी देखते हैं, पहले ये बताओ मुझे, ये सही है गलत? गलत है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्ट कैसे जोड़ रहे हो? P1 P2 कौन सी क्वांटिटी है? अरे बोला ना वेक्टर क्वांटिटी। आप डायरेक्शन देख रहे हो, -नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन देख रहे हो, तो ये कैसे जुड़ेगा? तो फिर अगर मुझे नेट डाइपोल मूवमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? √ P1 का स्क्वायर पैरेललोग्राम, P2 का स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा क्या
60। क्वेश्चन में कहा था ना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ गई ना मेरी बात? ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का नेट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लो। अब तो सबको पैरेललोग्राम रट गया होगा, इतना तो 11th में यूज़ नहीं किया होगा जितना 12th में कर दिया। ठीक है, तो अभी इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? cos 60। रिपीट करूँ क्या? पक्का समझ आ गई मेरी बात? चलिए पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 बताओ, P1 कितना होगा? Q और इनके बीच का डिस्टेंस है। क्या P2 भी सेम है? क्या इसे मैं P लिख लूँ, मान लूँ? मैंने कहा था ना जब दो चीज़ें सेम हो तो उसे कुछ मान लिया करो, पैरेललोग्राम लगाने ईजी होगा, है ना? P1 इज Q है, P2 इज Q है, लेट इट बी P। चलिए वैल्यू पुट करें, ये कितना आएगा? P का स्क्वायर 2P का स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2 कट गया। ये कितना आ जाएगा? 3P स्क्वायर, इट बिकम √3P और P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q है। किसी को डाउट है क्या? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? क्या? √3 यही तो है, √3Q है। नेट डाइपोल मोमेंट, यूनिट लिखना मत भूलना, कूलम मीटर। रिपीट करूं? सबको अच्छे से समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी कंप्लीट करना, फिर एक और क्वेश्चन देना। डन? हो गया? अच्छा, अगर मैं इसे पॉजिटिव कर दूं और इन्हें नेगेटिव कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा या सेम आंसर आएगा? पक्का? चलो, फर्क आएगा या सेम आंसर? डायरेक्शन चेंज होगी। भाई तुम लोग 12th के बोर्ड्स देने जा रहे हो और बोर्ड्स को रट के नहीं कर सकते। अब हम लोग पिछले साल का पेपर देख लो, देखते हैं अभी क्या आएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा? सेम ही आएगा। ये आ जाएगा P2। इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा अभी? तो भी चेंज नहीं होगा, मुझे लगा 120 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? अभी तो तुमने बोला डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? -टू पॉजिटिव, तो अब डाइपोल की डायरेक्शन ये जाएगी ना, समझ गए? नेगेटिव टू पॉजिटिव ये जाएगी ना डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आ गया? दोबारा समझाओ, क्लियर हो गया? चलो एक लास्ट इसी पे क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टॉपिक। ये मैं सबकी कॉपी पे आके चेक करूंगी। नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है? इसके बीच का डिस्टेंस है, इनके भी बीच का डिस्टेंस है। आ गया आंसर? एंगल कितना है? चलिए देखें, ये +Q ये -Q, तो एक डाइपोल इधर क्रिएट हो रहा है और डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हो गया मेरा P1। सही है ना? ठीक है, एक -Q एक +Q, एक डाइपोल इधर बनेगा और डाइपोल की डायरेक्शन -Q से +Q, तो इट बिकम P2। P1 P2 में किसी को दिक्कत? मैडम दिक्कत? पक्का?
सबको यहाँ तक समझ आई मेरी बात? चलिए अब आगे पहले P1 निकाल लेते हैं। P1 कितना होता है? कोई भी एक चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस। P2 भी तो सेम ही होगा, लेट इट बी P। P1 P2 बराबर है Q है, मैंने अभी उसे P मान लिया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब P नेट निकालूंगी तो इनके बीच में पैरेललोग्राम लो लगाऊंगी। एक मिनट, मेरे को बोर्ड पे एक और चीज़ बतानी है, पिछले क्वेश्चन में छूट गई, अभी बता दूंगी दोबारा। एक मिनट के लिए बोर्ड पे आ जाए। ये P1 है, ये P2 है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि नेट डाइपोल बीच में से ही निकलेगा, तो मैंने ये मान लिया। सही गलत है? सही तो है, अभी तो कुछ गलती नहीं है। क्या है गलत? इसमें अलग यहाँ पे पहले वो नहीं बनता, वो तो यहाँ बनता है ना, कलर चार्ट करेंगे। अरे मुझे P1 और P2 का नेट निकालना है, तो इन्हीं के बीच में तो पैरेललोग्राम बनाऊंगी, इसी में ही तो मिल निकलेगा P नेट। सही है ना? नेट P1 और P2 में निकाल रही हूँ तो पैरेललोग्राम तो यही बनाऊंगी ना, और नेट हमेशा बीच में से निकलता है। मत ड्रॉ करो ये सब, बस ये बात याद रखो। क्या याद रखनी है बात? कि जिन्हें भी आप जोड़ रहे हो ना बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, उनका रिजल्टेंट बीच में से ही निकलता है। ये बात फिक्स्ड है हमेशा, मतलब एग्जैक्ट बीच में से मेरा मतलब नहीं है, इन्हीं के बीच में कहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात? पर हम डायग्राम में ऐसे बीच में से ही निकाल देते हैं। पहले ये बताओ P1 और P2 के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? दिख रहा है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास P नेट की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट P1 का स्क्वायर जो P है, P2 का स्क्वायर वो भी P है, 2 P1 P है, P2 P है, इनके बीच का एंगल cos 90 की वैल्यू हटा दूँ, कितना आ जाएगा? √2P स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी √2P। ये हमने पिछली बार किया था पर हमने डायरेक्शन नहीं देखी, याद है? ठीक है। और P की वैल्यू मेरे पास कितनी है? √2Q है। पहले बताओ किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत? जो एक काम पीछे रह गया, डायरेक्शन देखना। डायरेक्शन भी देख लेते हैं। देखिए डायरेक्शन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे आ रहा था ना P1, और ऐसे क्या आ रहा था? P2। P1 P2 बराबर थे क्या? एग्जैक्ट इक्वल थे, तो रिजल्टेंट तो बीच में से ही निकलेगा ना। कितने डिग्री पे निकलेगा? 30 डिग्री पे। सही कह रही हूँ? P1 P2 बराबर है। जब दोनों वैल्यू बराबर होती है तो कहाँ से निकलती है वैल्यू? एग्जैक्ट मिड में से। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? डन। तो वहाँ पर लिख लेना, ऐसे ब्रैकेट में आप लोगों ने जो भी P नेट निकाला था वहाँ पर लिख लेना 30 डिग्री, 30 डिग्री फ्रॉम P1। आप P2 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों से एंगल बराबर बन रहे हैं भाई, इधर से भी 30 इधर से भी 30, कहीं से भी लिख दो। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? इसमें कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45, कहीं से भी ना। और अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप लोगों ने 11th क्लास में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू वर्टिकल वाला हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल वाला भी P है, हॉरिजेंटल वाला भी P है, 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू 45 पर होती है, तो थीटा कितने डिग्री का हो गया? जो आपको बेटर लगे। पढ़ा है ना ये 11th में फॉर्मूला, है ना? हाँ वही, डाइपोल मोमेंट इक्वली आएगा ज़्यादातर बोर्ड्स में, अभी यही क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात? डायरेक्शन जरूर लिख लेना। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड के लिख लेना। क्या? 45 डिग्री फ्रॉम, कुछ भी लिख लो, P1 P2 एक ही बात है। हटा दूँ? हो गया काम खत्म। ये समझ आ गया। अब आते हैं डेरिवेशंस पर। देखिए लास्ट ईयर की तो बात नहीं करूँगी, लास्ट ईयर बहुत लिमिटेड डेरिवेशंस आई थी, मुश्किल से 2 डेरिवेशन पेपर में थी, और कुछ सेट तो ऐसे थे जिसमें बिल्कुल ही डेरिवेशन थी नहीं, बस एक ही थी। तो लास्ट ईयर की अगर छोड़ के बाकी पेपर की बताऊं तो डेरिवेशंस आती हैं, तो ये डाइपोल की डेरिवेशंस बोर्ड में बहुत आई हैं। डाइपोल की 3 डेरिवेशंस, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, और टॉर्क निकालना। और टॉर्क पे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं जो मुझे आज कराने हैं। तो जो डाइपोल, मेरा कहने का मतलब ये है कि डाइपोल की डेरिवेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, डेरिवेशंस कर लेना, ठीक है? पर मुझे पिछली बार के पेपर देख के लगता नहीं है कि इस बार भी ज़्यादा डेरिवेशंस आएंगे, मुश्किल से 1 या 2 आएंगे। अब वो 1-2 के लिए तो तुम्हें सारी करनी है, तो तुम लोग सारी करके चलो, ठीक है? चलिए पहले मैं एक बात बता दूँ, एक बार बोर्ड पे देखेंगे हम लोग। ये मेरा -Q चार्ज है, ये मेरा +Q चार्ज है। क्या ये मेरे डाइपोल का एक्सेस कहलाएगा? दैट इज़ व्हाट?
एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो आप कोई पॉइंट पूछोगे ना मुझसे कि मैम किस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, या तो आप एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पूछ लो, आप बोलो कि मैम इसके एक्सिस पे ये पी पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो जब एक्सिस पर ही किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इसे हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? एक्सियल लाइन। समझ गए मेरी बात? ठीक है। या फिर इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये मेरा एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर पर आप कोई पॉइंट ले रहे हो और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो तो इसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो एक होती है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन होती है? जो मेरे डाइपोल के एक्सिस पर ही होती है। एक होती है इक्वेटोरियल लाइन जो डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। समझ गए? एग्जाम में ऐसे ही बोला जाता है, ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल या फिर इक्वेटोरियल लाइन ऑन डाइपोल। समझ गए? तो डाल दो हेडिंग, डाल दो जल्दी से हेडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। बच्चों डायग्राम रटना बहुत आसान है, पर मुझे लगता है उससे भी बहुत ज़्यादा आसान है समझना। और अगर समझ गए तो एमसीक्यू कर पाओगे, रटोगे तो एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। तो डायग्राम समझ लेना, ये वाला डायग्राम समझ लेना, आधा काम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर रटोगे ना तो बाद में कंफ्यूज रहेगा कि किससे किसको माइनस करना है। दैट्स वाई मैं कह रही हूँ एक बार समझ लो। ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मैं कहाँ पर निकलवा रही हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर। तो मैंने ऐसे इसका एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने एक पी पॉइंट ले लिया जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप ध्यान से बोर्ड पर देखोगे और सारी कहानी तुम बताओगे। चलिए पहले इसकी वजह से पहले इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, फिर इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब पॉइंट चार्ज की हेल्प से ही तो डाइपोल का निकाल पाऊंगी। तो पहले मैं माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, फिर प्लस क्यू की वजह से निकालूंगी, फिर उनका नेट निकाल दूंगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? चलिए पहले बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ। नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव चार्ज ये रहा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बाहर की तरफ अंदर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे होता है? अंदर। बोर्ड पे आ जाओ। तो माइनस क्यू की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाना है? अंदर, ऐसे। लेट इट बी इवन। आई मेरी बात समझ में? ये नेगेटिव क्यू है ना, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होता है? अंदर की तरफ। तो मैंने अंदर की तरफ बना दिया, सही है। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, है ना। चलो इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? बाहर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? E2। किसी को दिक्कत? पक्का? सही है। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। तो ये जो E1 है वो माइनस क्यू की वजह से है, जो E2 है वो प्लस क्यू की वजह से है। अब मुझे ये बताओ, E1 बड़ा या E2 बड़ा? दोनों सेम? पक्का? पक्का? चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? ये सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। अब आ जाओ, इसका डिस्टेंस बड़ा है, इसका डिस्टेंस, तो कौन सा बड़ा? E2 बड़ा। समझ गए ना मेरी बात? भाई देखो, पहले इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी तो ये रहा डिस्टेंस, फिर इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी तो ये रहा डिस्टेंस। तो ये पास में है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा।
और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो E2 बड़ा है E1 से। समझ आ गई मेरी बात? रिपीट करूँ क्या? चलिए, अब क्या दोनों एक ही लाइन पर है? तो पैरेललोग्राम लगाने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, सीधा क्या कर दूँ? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन है ना। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तो अब आप लोग क्या लिखोगे कि आपका जो E नेट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा E2 वेक्टर माइनस C1 वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? चलिए, माइनस करने के लिए पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कितना लिखते हैं? 2 है। इस पॉइंट को A मान लेती हूँ, उसे B मान लेती हूँ। मैंने इसका मिड पॉइंट लिया। मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट लिया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? मैंने इसके मिड पॉइंट से P पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को R मान लिया। ठीक है बच्चों, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। मैंने डाइपोल के मिड पॉइंट से जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने कितना निकाल दिया? R। ये मेरी बात समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, O से P तक डायग्राम समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? फिर से मैं एक बात बता रही हूँ, क्या ध्यान रखना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है। यहाँ पर E2 बड़ा है क्योंकि E2 प्लस Q की वजह से है और प्लस Q मेरे पॉइंट के पास में है, तो डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो आपको याद रखना E2 E1 से बड़ा है। एक और बात ध्यान से सोच समझ के बताना, क्या कह रहे हो तुम लोग? E2 बड़ा है और E1, और नेट निकालने के लिए तुम कह रहे हो उसे माइनस कर दो। पढ़ा है ना हमने, एक ही लाइन पे है तो सीधे माइनस कर दो। तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? E2 की तरफ होगी। नहीं समझ रहे? समझो, देखो इधर ये 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स है। एक ये पेन है, तुम लोग खींच रहे हो 2 न्यूटन से, मैं खींच रही हूँ 10 न्यूटन से, तो नेट डायरेक्शन कहाँ होगी? तुम्हारी तरफ या मेरी तरफ? क्यों? क्योंकि मेरा फोर्स ज़्यादा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कौन सा बड़ा है? E2 बड़ा है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा ना। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब जो बोर्ड में क्वेश्चन आया है उस पर बात कर रही हूँ मैं। एक्सियल लाइन पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में है? सेम। समझ गई मेरी बात? अभी लिखवा दूंगी, वो आखिरी में लिखवाऊंगी, मैं अभी सारी बात समझा रही हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल जाती है। समझ गए ना मेरी बात? डाइपोल मोमेंट भी इसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी में ही है। तो एक्सियल लाइन में, एक्सियल एक्सिस पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं। इक्वेटोरियल में उल्टा हो जाएगा, उसमें अपोजिट आएगा। समझ गए मेरी बात? अब एक एक चीज़ लिखवाती हूँ, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ करके ये ज़रूर लिख लेना, ठीक है? चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। हो गया? बच्चों ये लिख लोगे अपनी तरफ से कि एक डाइपोल है, उसके बीच का डिस्टेंस 2a है, ये सब लिख लोगे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो उसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। इतनी बात खुद लिख लेना घर पे जाके, लिख लोगे ना? कुछ नहीं, जो डायग्राम में दिख रहा है ना बस उतना लिखना है, और ये लिखने की अब आदत डाल लो।
अगर बोर्ड में डेरिवेशन करोगे ना तो जो डायग्राम में दिख रहा है वो लिखना पड़ता है। आपको क्या लिखना है, बस ये लिखना है कि हमने लेट ए बी एज द डाइपोल, ठीक है, एंड दी 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हाँ, वी हैव टू फाइंड, सब बुक में लिखा है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। इतना लिखना है, लिख लोगे? आया बोर्ड पे? अब मैं एक लाइन लिख पा दूँ, पहले E1 लिख लेता है। चलो मुझे E1 की वैल्यू बताओ। E1 कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन में क्या? देखिए अपॉन में थोड़ा डायग्राम गंदा हो जाएगा, समझ लेना पर -Q से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यही तो है। E1 -Q की वजह से था ना, E1 किसकी वजह से है? -Q, तो इनके बीच का डिस्टेंस लेना है। तो -Q से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? R प्लस A। देखो ये कितना है? A, और मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना माना था? तो इट्स A प्लस R, सही है ना? तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? A प्लस R का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख लेते हैं ड्यू टू -Q। चलिए E2 की भी बात करते हैं। E2 क्या है? E2 है +Q की वजह से यहाँ पर ये पूरा कितना है? R, ये कितना है? A, तो क्या हो जाएगा? R माइनस A, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यू टू +Q। सही है? दोबारा समझाओ, पक्का? डन? किसी को डाउट है? अरे ये तो बस मैंने लिखा ही है, इसमें क्या ही डाउट होगा। सर जी सही है, पक्का? चलो अब हटा देती हूँ, अब लिखो। हाँ देखना मेरी बात, क्योंकि सेम लाइन पे वर्क कर रहे हैं, है ना? लिख देना एज E1 एंड E2, एज E1 एंड E2 वर्क ऑन सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ना, ठीक है? बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E1 माइनस E2, है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, राइट? E2 माइनस E1, बड़े में से छोटा माइनस करना है ना, E2 माइनस E1। E2 है 1/4πε0 Q अपॉन कितना था? R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है, तो अंदर बचेगा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का। एलसीएम लेना पड़ेगा क्या इसे सॉल्व करने के लिए? पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तब लगा दूंगी। एलसीएम क्या कहता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो R माइनस A के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रही हूँ R प्लस A के होल स्क्वायर से, ऊपर आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ऊपर होल स्क्वायर खोल देते हैं, नीचे आइडेंटिटी लगाएंगे 1/4πε0 Q, नीचे A माइनस B A प्लस B बन रहा है, दैट्स वाई A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, एंड ऊपर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल देते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB माइनस R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर प्लस 2AR। R स्क्वायर से R स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 1/4πε0 Q ब्रैकेट में 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए पहले इतना नोट कर लो, किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो हाँ ये नहीं हटा रही। चलो बच्चों, P का फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट P2QA, तो क्या यहाँ पे 2QA क्रिएट कर सकती हूँ मैं?
कर सकती हूँ? मेरा ई कितना आएगा 1/4πε0 2qa और फिर बाहर बच जाएगा 2r। सही कह रही हूँ? ये क्यों क्यों नहीं आर स्क्वायर, अरे मल्टीप्लाई में तो कुछ भी लिख लो, 2qa लिख लो, 2aq लिख लो। आएगा? 2a प्लस दिखा रहे हैं मतलब नहीं, यहाँ तो मैंने 2a लिया तो वो पूरा ही लेना पड़ेगा ना। डायपोल मोमेंट इज कोई एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने बीच का डिस्टेंस 2a लिया तो 2a ही लूँगी ना। ये मैंने ये किया, ये जो 4a था ना, इस 4 को मैंने 2a × 2 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब मैंने इस 2aq को एक साथ लिख दिया, इस 2r को अलग लिख दिया, बस इतना किया। ठीक है, अब इस 2qa को मैं p लिख दूंगी, तो यही मेरा फॉर्मूला है 1/4πε0 2pr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। कहाँ पर? एक्सियल लाइन पर। मतलब 2a तो आपने डिस्टेंस लिया था किसका डिस्टेंस? डायपोल के बीच में। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है? एक चार्ज और के बीच में तो उनके बीच का डिस्टेंस ही लेना चाहिए ना, और उनके बीच का डिस्टेंस मैंने 2a लिया तो मैंने 2a ले लिया। समझ आ गई बच्चों यहाँ तक बात? लेकिन अगर r a से बहुत बड़ा हो जाए, मतलब देखो इधर ये माइनस q था, इधर प्लस q था, और ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस a था, और वो p पॉइंट बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में। समझ रहे हो मेरी बात? p बहुत दूर है तो a तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, और r क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। तो मैं क्या लिख रही हूँ? हाँ जी, अगर मैं क्या कर दूँ, इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर r a से बहुत बड़ा है तो आप a को नेगलेक्ट कर दोगे। कहाँ से? डिनोमिनेटर से। समझ गए मेरी बात? तो लिखो इफ़ r, ऐसे लिख लो, यही है इफ़ r इज़ ग्रेटर देन, इसका मतलब है जब r a से बहुत बड़ा हो। इफ़ r इज़ वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो इधर से a हटा दूँ, ठीक है, तो ये कितना बचेगा? a हटा दो, कितना बचेगा? r² का स्क्वायर, तो कितना बना? r की पावर, और ऊपर एक r है, नीचे r की पावर 4 है, खत्म। तब मेरे पास e की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4πε0 2p/r³। ठीक है जी, अब इसके डायरेक्शन में लिखेंगे। ये समय यूज करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, सारे फॉर्मूले में, सारे न्यूमेरिकल्स में, बस नीचे वाला यूज होगा। हाँ, नीचे वाला यूज़ होगा। नीचे वाला मेन फॉर्मूला है, ऊपर वाला नहीं है। बस जब तक क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन ना हो कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऊपर वाला यूज़ होगा, अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल्स में नीचे वाला ही होता है। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड निकाला ना मैंने, ये क्या है मेरा? किसका मैग्नीट्यूड? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। कहाँ पर? एक्सियल लाइन पर। अब डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और डायरेक्शन मैंने शुरुआत में समझा दी थी। किसकी डायरेक्शन में आ रही थी? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आ रही थी। लिखो जल्दी से, द डायरेक्शन ऑफ ई एट एवरी एक्सियल पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप, एट एवरी एक्सियल पॉइंट इज अलोंग द dipole axis, is along the dipole axis from negative to positive charge, from negative to positive charge। सही है? कोई दिक्कत? अगर आपको उसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो फिर एरो खत्म। ठीक है, आप कहाँ पे करेंगे? इक्वेटोरियल लाइन पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल मोमेंट,
बच्चों कल भले ही मेरी 15 मिनट वेस्ट हो जाए पर डेरिवेशंस मेरे को ज़रूर करानी है। आज मैंने जो कराया है ना वो कल मैं 100% यहाँ पे तुम लोगों से कॉपी में सॉल्व करवाऊँगी, भले ही मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। चलो अब इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया 2a। मैंने ना ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओके। तो ये मेरा O पॉइंट है, लेट इट बी A, लेट इट बी B, और ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन है और ये P पॉइंट है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा इस वाले में। पहले वाला समझ आ गया तो दिक्कत नहीं है। चलिए, माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो माइनस चार्ज क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर या बाहर, अंदर। तो माइनस क्यू की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अंदर, लेट इट बी इवन। सही गलत है? चलिए, अब इस पॉजिटिव की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, बाहर। सही गलत है? क्या इस बार इन्हें जोड़ दिया जाए, E नेट E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2? नहीं, देख बार बोर्ड पे देख लेना ध्यान से। E नेट इज इक्वल्स टू, मैं कह रही हूँ E1 प्लस E2, हाँ या ना? ना, दोनों एक लाइन पे काम ही नहीं कर रहे। जब तक एक लाइन पे ना हो तब तक वेक्टर क्वांटिटी ना जुड़ती ना घटती, पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। चलो पैरेललोग्राम की भी बात करेंगे, पहले और बहुत सारी बातें उन पे बात कर लेते हैं। बोर्ड पे देखना एक मिनट। इस बार E1 और E2 में कौन बड़ा कौन छोटा? इस बार E1 E2 में कौन बड़ा कौन छोटा? सेम। चलिए देखिए, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मैंने R मान लिया है ना। मैंने बोला कि यहाँ से R डिस्टेंस पे मुझे निकालना है। लेट इट बी A, लेट इट बी B, लेट इट बी C। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी AC को निकालने के लिए? मैंने कुछ नई बात बोल दी क्या? इट्स A, ये भी A, ये R। पहले मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। बोर्ड पे देखो, बाकी सब मैं बोल रही हूँ, देखो बाकी सब भूल जाओ, पहले ये बताओ E1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, और कौन सा डिस्टेंस, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो AC का स्क्वायर। सही है या गलत है? ये किसकी वजह से है, ड्यू टू माइनस क्यू। किसकी वजह से, ड्यू टू। अब मैं E2 निकालती हूँ। E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज प्लस क्यू और ये पॉइंट, तो अभी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये कितना है, ड्यू टू प्लस क्यू। ये बताओ ये सही है गलत है? सही है। अब बोर्ड पे देखो, इस ट्रायंगल में ये A ये R है, तो ये निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी? सही है। अब मुझे बताओ क्या AC और BC बराबर है? बराबर है। ये A ये भी A, R R, तो सीधी बात है पाइथागोरस थ्योरम से AC और BC क्या होंगे, इक्वल। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? चलिए निकाल लेते हैं। क्या करना है मुझे, इन ट्रायंगल AOC पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, और यही मेरा BC भी है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ठीक है, तो यहीं पर तुम लोग लिख लेना बच्चों, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पर भी इक्वल में लिख लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताओ E1 बड़ा या E2 बड़ा? सेम। इस बार E1 E2 इक्वल है, क्योंकि चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस इस केस में इक्वल आ रहा है। आगे मेरी बात समझ में? दोबारा समझाना है मैडम, रिपीट कर रहे हैं पक्का? पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि अभी और भी चीज़ बतानी है। इक्विलैटरल तो तब होता है ना जब तीनों साइड्स बराबर होती है।
मुझे जैसे ही नोट हो जाएगा बता देना। किसी भी स्टेप को नोट करते हुए अगर लगे कि मैम ये कहाँ से आया तो बिना किसी डाउट के पूछ लेना, ठीक है। चलो पहले दो बातें समझते हैं। ये माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज माय डाइपोल मोमेंट, सही है। चलिए, इन दोनों से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इधर ही आएगा, पैरेललोग्राम भी लगाओगे तो बीच में तो मिलेगा। इस बार अपोजिट आ रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में डाइपोल मोमेंट के कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इसे हम एंटी पैरेलल कहते हैं। पैरेलल है क्या, पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस को मैं अभी लिखवाऊंगी मैं नीचे, तो इसको मैं एंटी पैरेलल लिखवाऊंगी, समझ गए मेरी बात। चलिए, अब मैं पैरेललोग्राम नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स को डिवाइड करूंगी। तो एक बार वापस से हम बोर्ड पे आएंगे। इस एंगल को मैं थीटा मान लेती हूँ, कितने डिग्री का मान लेती हूँ, थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब मुझे यहाँ पर मेरे कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है। हाँ जी, देखना ये मेरा E1 वेक्टर है और ये मेरा E2 है, ठीक है। आपको पता है इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल, और ये मेरा कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। ऐसे E2 में भी तो दो हिस्से होंगे ना, एक E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल होगा। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ, पक्का। चलिए देखिए, ये एंगल थीटा है, तो कौन सा थीटा बनेगा, बनेगा क्या थीटा। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सीधी लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, कौन सा एंगल, कुछ भी है, मैंने को निकालना पड़ेगा अभी थीटा। अब ये देखो, ये मेरी पैरेलल लाइन है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्या। ये देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है क्या, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, सही है, कोई दिक्कत। तो अब इसको इरेज करते हैं और आसान सा बनाते हैं। 1 मिनट देखना है, 1 मिनट के लिए बोर्ड पे ही देखते रहो, बाद में कॉपी कर लेना, मैं कॉपी करने का टाइम दूंगी। ये मेरा एंगल थीटा है, तो जब मैं इसका कॉम्पोनेंट तोड़ूंगी तो ये कितना आएगा, E2 cos थीटा, और ऊपर कितना आ जाएगा, E2 sin थीटा। ऐसे ये E1 है, तो इसका यहाँ पर एक कंपोनेंट कितना आएगा, E1 cos थीटा, और इधर कितना आएगा, E1 sin थीटा, सही है। हाँ, सब में सारे समझ आई मेरी बात। वर्टिकल कंपोनेंट साइन है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, cos। अब 1 मिनट के लिए और बोर्ड पर देखो, क्या मेरा E1 E2 बराबर था, आ रहा था ना E1 E2 बराबर, तो इधर देखो इट्स E sin थीटा, ये भी E sin थीटा, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, समझ गए। तो मैं क्या लिखवाऊंगी, मैं लिखवाऊंगी कि हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं जिनमें वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल और ऑपोजिट है, तो वह एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मुझे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मुझे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को जोड़ के मिलेगा, क्योंकि वो तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ऑपोजिट थे तो इन्होंने कैंसिल कर दिया, ये सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ। तो इसको मैं क्या लिखूँगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। हाँ पूछो, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा, पैरेलल, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात, कोई दिक्कत है। पहले लाइन लिखनी है 2, ये डायग्राम ड्रॉ होगा, ऐसे ही साइड में ड्रॉ होगा, फिर एक लाइन लिखनी है। पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बता देना मैं लाइन लिख पा रही हूँ, ठीक है। चलिए E1 की वैल्यू लिख लें। E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। E2 भी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही है क्या, ऐड कर दूँ कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q cos थीटा
अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं किया, E1 E2 की वैल्यू पुट की, दोनों सेम थे, जोड़ दिए। चलिए इधर बोर्ड पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ जल्दी से। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है? ए। हाइपोटेनियस क्या होगा? ये। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, निकाल चुके हैं ना? सही है। ए से स्क्वायर लगाना था, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो फिर। तो मेरा ई नेट कितना आ जाएगा? 1/4πε0 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों नोट कर लेना, बस मेरे को पहले कंप्लीट करने दो। बोर्ड पे देखो ऊपर कितना बन रहा है? 2q। ए को कितना लिख लूँगी? p। नीचे इसकी पावर 1 और इसकी पावर मल्टीप्लाई में पावर, तो ये कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एक फॉर्मूला तो ये बन गया। अब फिर से आर को बहुत बड़ा मानोगे तो नीचे से आर नेगलेक्ट कर दोगे। चलिए पहले इतना नोट कर लो। चलो अब फिर से वही, अगर r बहुत बहुत बड़ा है a के कंपेयर में तो a हटा दूंगी, तो r स्क्वायर की पावर 3/2 है ना? r स्क्वायर की पावर कितना आएगा? 3 कट जाएगा ना? तो मेरे पास जो e नेट आएगा वो कितना आएगा? 1/4πε0 p अपॉन आर क्यू। ये आ गया इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है? ये आ गया इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल और इक्वेटोरियल में कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? फॉर्मूला देखो जरा, एक्सियल का फॉर्मूला देखो, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला देखो। एक्सियल इक्वेटोरियल के ठीक ट्वाइस है, यानी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है इक्वेटोरियल लाइन के, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? एंटी पैरेलल। वो डाइपोल की डायरेक्शन में है, ये डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में है। सॉरी, वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में है, ये डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो याद रखेंगे ये पॉइंट, एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के ठीक ट्वाइस होता है और एंटी पैरेलल होता है। समझ गए? ये समझ आ गया? नोट कर लेना। आज के लिए इतना, बट अभी टॉक रह गया है जो हम कल कंप्लीट करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना। थैंक यू।